Hello students, welcome to Ujjwal Biology classes. As I've shared the video yesterday that about the total syllabus of class 11th, we are today going to start with our new topic, that is unit first, the diversity in the living world. And in it, we will be dealing with the first chapter today, that is the living world. Now हम लोग जानते हैं कि बहुत पहले क्लास 6, 7 उस टाइम से हम लोगों को सुनाई में देता था कि लिविंग और नॉन लिविंग जो होता है उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, और हम लोग बोलते थे कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, वो उसके सेल्स ग्रो कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ये सब काम नहीं कर सकते हैं. बट देन केम टू आवर माइंड दैट क्या ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स के अंदर ही होता है? क्या नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्या सारे ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग बीइंग्स, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके एक सबसे टॉलेस्ट प्लांट और आपका लार्जेस्ट एनिमल को भी अगर लेता हूं मैं, क्या वो भी रिप्रोड्यूस कर सकता है? तो उसीलिए ये चैप्टर सुनने में तो लगेगा कि हाँ ये तो कुछ भी नहीं है चैप्टर के अंदर, ये तो सिर्फ अबाउट द लिविंग थिंग्स होंगे, लिविंग थिंग्स ये कर सकते हैं. बट हम लोग जो भी पढ़ेंगे यहां पर, हम लोग एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक को हमें पढ़ना होगा यहां पे. जैसे कि सपोज मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बोर्ड पे लिखूंगा, लाइक लिविंग थिंग्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि बाय नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 में लिख सकता हूं मैं एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, थर्ड में लिख सकता हूं रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलस, और फोर्थ में लिख सकता हूं मेटाबॉलिज्म. अब एक एक चीज को हम लोग देखेंगे और हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या उसको एक डेफिनेट प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं. मतलब अगर सपोज मैं बोलूं कि यस मेटाबॉलिज्म इज अ डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग्स, दैट मीन्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे सब के अंदर, बी इट अ सिंगल सेल और बी इट द लार्जेस्ट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम दैट single cell to that largest organism, in all cells या in their body metabolism occurs. तो then हम लोग उसको बोल सकते हैं कि yes this will be a definite property of a living organism. तो हम लोग एक एक को पढ़ेंगे आज. सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग with the growth. तो चलिए देखते हैं. हम लोग जानते हैं कि हमारे अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सेल्स एक तो डिवाइड होते हैं अपने आप, और डिवाइड होके वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं. तो ये एक टाइप ऑफ ऐसा आपका ग्रोथ हो रहा है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है, जिसको हम लोग स्पेशली बोल सकते हैं इंटरनल ग्रोथ. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिस टाइप ऑफ ग्रोथ आपका पॉसिबल हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंटरनल ग्रोथ. यहीं पे अगर मैं बात करूं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, से एक टर्माइट हिल या से एक माउंटेन, क्या उसके अंदर कुछ ग्रोथ पॉसिबल होता है? अगर हम लोग देखेंगे कि आज एक छोटा सा टीला बना हुआ है, जैसे रेगिस्तान के ऊपर हम लोग जाते हैं तो छोटे छोटे टीले चारों तरफ हमें नजर आता है. तो हम लोग जैसे आपका आंधी वगैरह आता है या वो आपके सॉइल पार्टिकल्स मूव करके आता है, तो वो बाय डिपोजिशन ऑफ दैट एक्स्ट्रा लेयर्स उसके अंदर भी एक ग्रोथ पॉसिबल हो रहा है. बट उसके अंदर लाइफ नहीं है. इट इज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म तो बोल ही नहीं सकता हूं, इट इज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. बट उसके अंदर भी एक ग्रोथ पॉसिबल हो रहा है, और उस ग्रोथ को हम लोग जनरली पढ़ते हैं एज अ फॉर्म ऑफ external growth, which is happening due to the deposition of substances. हम लोग बोल सकते हैं. मतलब क्या है? ग्रोथ जो प्रॉपर्टी हुआ उसको मैं एक डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं बोल सकता हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ नजर आएगा इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स.
बिकॉज नॉन लिविंग ऑर्गेन आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस होके एक्सटर्नल ग्रोथ पॉसिबल है। देयरफॉर ग्रोथ को हम लोग एक नॉट डेफिनिट प्रॉपर्टी के अंदर बोल सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया अच्छी तरह क्या बोल रहा हूं मैं? और एक बार ना, हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं, आप लोग को सुनने में लगेगा कि नॉन लिविंग थिंग्स तो अलग टाइप का उसका ग्रोथ हो रहा है, बट हम लोग यहां पे स्पेशली पढ़ रहे हैं अगर मैं ग्रोथ को एक डेफिनिट प्रॉपर्टी बोलूं तो दैट मीन्स ऑल ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल शो दैट कैरेक्टर एंड द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स विल नॉट शो दैट कैरेक्टर। अगर एक भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वो आपका कैरेक्टर शो करता है और अगर एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कैरेक्टर शो नहीं करता है तो उसको मैं एक डेफिनिट प्रॉपर्टी नहीं बोल सकता हूं। समझ में आया? तो यहां से हमें पता चला क्योंकि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंटरनल होता है और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है उनके अंदर एक्सटर्नल पॉसिबल होता है। सो देयरफॉर ग्रोथ इज नॉट अ डेफिनिट property. Now, moving on to the next, I'll be taking reproduction. Ability to reproduce. Reproduction. अब आप बोलिएगा कि यस, इसको तो हम लोग डेफिनेट प्रॉपर्टी बोल ही सकते हैं क्योंकि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सारे के सारे रिप्रोड्यूस कर सकता है, यही ना। बट लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ म्यूल। जानते हो म्यूल क्या है? जिसको हिंदी में हम लोग खच्चर बोलते हैं, जो एक हाइब्रिड एनिमल है। इट इज अ हाइब्रिड एनिमल which is made by the cross of a donkey and a horse. उसको हम लोग बोलते हैं म्यूल। और जितने भी हाइब्रिडाइजेशन से म्यूल पैदा हो रहे हैं दे आर ऑल स्टेराइल। इस शब्द का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेराइल? स्टेराइल मतलब विच हैज लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रोडक्शन, दे आर अनफर्टाइल। हम लोग अपने ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर भी ये एग्जांपल ले सकते हैं। जितने भी आपके ह्यूमंस है सबके सब शायद उनके कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, उनके जो गैमेटोजेनेसिस है, जो प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन, उनमें कुछ दिक्कत है जिसके वजह से दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। उन ह्यूमंस को हम लोग बोलते हैं इनफर्टाइल ह्यूमंस। सो ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हमारे पास है। हम लोग हनी बी देख लेते हैं। अब आपको पता है कि हनी बीज के अंदर तीन टाइप, एक बी हाइव के अंदर तीन टाइप ऑफ हनी बीज नजर आता है। द क्वीन दैट इज द फीमेल, द वर्कर्स एंड द ड्रोन्स द मेल्स। जिनके अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट और कैनॉट रिप्रोड्यूस। तो फिर उन पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है वो तो लिविंग ही है सर, वो तो नॉन लिविंग नहीं हो सकता है। मतलब क्या हुआ? ये जो रिप्रोडक्शन है इसको हम लोग एक डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं। यस, सुनने में अजीब लग रहा होगा बट रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड टू बी इट इज ऑल्सो नॉट a definite प्रॉपर्टी। समझ में आया क्यों? ठीक है, मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग अब देख सकते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस। आप लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़े थे अबाउट सर्टेन काइंड ऑफ स्टिम्युलाई, एक फैक्टर जिसके हिसाब से हम लोग अपने आप को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो वो चीज क्या होता है वहां पे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। अब और एक बार बताना चाहता हूं, हम लोग यहां पे सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ रहे हैं विच विल बी अ डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग।
तो यहां पर अगर मैं रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई देखूंगा, फिर मैं बात कर सकता हूं यहां पे कि हम लोग अपने एनवायरमेंट से क्या कुछ हो रहा है उससे हम लोग अवेयर है। मतलब वी आर कंसिडर्ड आवरसेल्व्स टू बी कॉन्शियस। और कॉन्शियस किसके प्रति? वी आर अवेयर अबाउट आवर एनवायरमेंट, या वी आर अवेयर अबाउट आवर सराउंडिंग्स। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हुए हो और किताब लेके आप कुछ पढ़ रहे हो, अचानक आपके सामने से कोई आदमी गुजर गया, तो हमारा जो सेंसेस है तुरंत उसको पकड़ लेता है कि यस समबडी हैज मूव्ड। तो ये जो है बिकॉज वी आर अवेयर, हम लोग बहुत अच्छी तरह, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स है वो सेंस ऑर्गन्स ये चीजों को पकड़ने में सक्षम होते हैं, जो भी सिग्नल्स हम लोग बोलते हैं, बिकॉज वी ऑल आवर बॉडी विल हैव स्पेशल काइंड ऑफ रिसेप्टर्स जो ये रिसीव करता है इन सिग्नल्स को। ठीक है, बट यहीं पे अगर मैं बात करूं एक पेशेंट हु इज गोइंग थ्रू अ स्टेज दैट इज कोमा। आप लोग, आई एम श्योर दैट यू हैव हर्ड अबाउट कोमा, कि पेशेंट कोमा में चला गया। व्हाट इज दिस कोमा? एक ऐसा चीज जहां पे ब्रेन जो होता है वो ब्रेन डेड हो जाता है, ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है ब्रेन सेल्स के पास, और फिर फाइनली वो ब्रेन डेड हो जाता है। सो ब्रेन हमारा काम क्या करता है? लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 में आप लोग पढ़े थे कि इट इज द मेन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ अवर बॉडी। तो अगर ब्रेन ही काम नहीं करेगा तो पूरा एंटायर नर्वस सिस्टम जो इस स्टिम्युलस को ले आना, ले जाना, ये सब काम करेंगे, वो सही ढंग से काम नहीं कर सकता है। ब्रेन अगर नहीं कर रहा है तो द स्पाइनल कॉर्ड कुछ नहीं कर पा रहा है, क्रेनियल नर्व्स के पास वो नहीं जा रहा है, द स्पाइनल नर्व्स कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो अपना सीएनएस है वो पूरा का पूरा बंद हो गया है। तो क्या मैं इस कोमा पेशेंट को जो बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, डॉक्टर जिसको इलाज कर रहा है, जिसको दवाइयां दे रहे हैं, जिसका सलाइन वगैरह सब कुछ चल रहा है, क्या उस पेशेंट को मैं डेड कहला दूं? नहीं ना, बिकॉज इट्स हार्ट इज स्टिल इन अ वर्किंग मोड। सो देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपका क्या कर रहा है? ये जो आपके पेशेंट्स है ये रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलस तो नहीं कर पा रहा है, बट अगर मैं बात करूं यहां पर कि सपोज करिए मैं इस डॉक्टर उसको कुछ ड्रग्स देता है इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मेडिसिन, ये मेडिसिन तो उसके अंदर काम कर रहा है, उसको रिसेप्टर्स नहीं हो रहा है, उसको कॉन्शियसनेस सही ढंग से नहीं मिल रहा है, बट ये तो काम कर रहा है अच्छी तरह। और इसीलिए कभी कभी कोमा पेशेंट्स के अंदर कुछ मिरेकल हो जाते हैं और वो फिर दोबारा से नॉर्मल जिंदगी वापस मिल जाता है उन लोगों को। बहुत रेयर केस होता है, बट होता है। तो देयरफॉर क्योंकि उनके अंदर वो होने के चांसेस है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई है, ये रेस्पॉन्स ऑफ स्टिम्युलाई ओनली सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही हो सकता है। एंड देयरफॉर दिस इज अ डेफिनिट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हम लोग एक डेफिनिट प्रॉपर्टी की तरीके से पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक ना? हम लोग अभी तक ग्रोथ पढ़े थे। ग्रोथ को हम लोग डेफिनिट प्रॉपर्टी क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है, इंटरनल होता है, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी होता है बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ एंड डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो वो एक्सटर्नल ग्रोथ कहलाता है। रिप्रोडक्शन की बात की है, रिप्रोडक्शन में भी हम लोग देखें कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं भी कर सकता है कोई कोई। ठीक है, जो कर सकता है उसको तो हम लोग फर्टाइल बोलते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और जो नहीं कर पाएगा उसको आइदर हम लोग स्टेराइल और इनफर्टाइल भी बोल सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन भी मेरा डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं हुआ। कमिंग बैक टू रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई, ये जो रेस्पॉन्स करना, अपने चारों पास क्या हो रहा है उसको सेंस कर पाना, दिस इज अ डेफिनेट प्रॉपर्टी विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन डू एंड विच नो लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन डू, एवर डू, कभी भी नहीं कर सकता है। कभी भी कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आपके चारों तरफ का जो क्या चल रहा है वो सेंस नहीं कर पाएगा। व्हाई? बिकॉज कोई रिसेप्टर्स ही नहीं है उसके पास। ठीक है, फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट
ऑफ टुडे जो हमारा बचा हुआ है कौन सा पॉइंट बताओ, मैंने लिखा था यहां पर, यस इट इज मेटाबॉलिज्म। तो फोर्थ पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मेटाबॉलिज्म। अब आपको पता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है न, जितने भी हमारे अंदर एक्टिविटीज चल रहा है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो, बायोकेमिकल एक्टिविटी हो, जितने भी एक्टिविटीज हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है, क्यों? टू मेक अस अलाइव, हमें जिंदा रखने के लिए जितने भी प्रोसेसेस चल रहा है, सारे प्रोसेस को क्लब करके हम लोग नाम दे सकते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आपको मैंने ये भी बताया था क्लास 10 के अंदर, मेटाबॉलिज्म को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। याद करो, अगर थोड़ा सा मतलब आप लोगों के दिमाग में चलता है नहीं, पुरानी चीजें आप भूल जाते हो, बट थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि एनाबॉलिज्म क्या था, सिंपल चीज जोड़ के कॉम्प्लेक्स बनना, और कैटाबॉलिज्म क्या था, सी फॉर कैटा, सी फॉर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स चीज तोड़ के और आपका साधारण सिंपल सब्सटेंसेस बन जाना। तो ये जो मेटाबॉलिज्म हम लोग देखेंगे, जैसे कि सपोज करिए न्यूट्रिशन मतलब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विच इज हैपनिंग, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच इज हैपनिंग, प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन विच इज हैपनिंग, प्रोसेस ऑफ सर्क्यूलेशन दैट इज हैपनिंग, द नर्वस सिस्टम, द एंडोक्रिनल सिस्टम मतलब रिलेटेड टू ऑल द हॉर्मोन्स, ये जो सारे के सारे हम लोग जिसको लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं, क्लास 10 के अंदर चैप्टर था ना लाइफ प्रोसेस 1 और लाइफ प्रोसेस 2, तो वो एक्चुअली क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द डिफरेंट ह्यूमन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज विच आर गोइंग ऑन इन आवर बॉडी। तो ये जो चीजें हैं ये भी सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होता है, और वो भी चाहे एक छोटा बैक्टीरिया पकड़ू मैं, और मैं सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म को पकड़ू, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स हैज टू गो ऑन विथ सर्टेन काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फॉर बीइंग अलाइव। और ये प्रॉपर्टी भी कोई भी नॉन लिविंग के अंदर कभी भी नजर नहीं आता है। तो ये भी हमारा एक डेफिनेट प्रॉपर्टी हो जाता है इसके वजह से। सो 4 पॉइंट देखे हम लोग, जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वाज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जबकि जो रिस्पॉन्स ऑफ स्टिम्युलाई और मेटाबॉलिज्म ये एक बिल्कुल डेफिनेट प्रॉपर्टी है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि यस दिस हैपेंस इन ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहां तक आज रहते हैं, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, और ये जो ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग कैसे करके क्लासिफाई कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे कल में। ठीक है, टिल देन थैंक यू।